आगे मेरे एक लिखा हुआ है इंडो ग्रीक। क्या लिखा हुआ है? वे ग्रीक जो इंडिया आ गए, वे ग्रीक जो, वो क्या कहलाएंगे? इंडो ग्रीक। ग्रीक समझ गए? ग्रीस, ग्रीस एक देश है। यूनान जिसको आप हिंदी में कहते हो यूनान, तभी वहां से एक आदमी अटैक करने के लिए भारत की तरफ आया था, सिकंदर। कौन आया था? जिसका नाम तो था अलेक्जेंडर। हम हिंदी वालों से अलेक्जेंडर बोला नहीं गया, इसलिए हमने अपनी तरफ से बना रखा सिकंदर। सिकंदर को खुद को भी नहीं पता उसका नाम सिकंदर है, उसका नाम था अलेक्जेंडर, हमसे नहीं बोला गया, इसलिए हमने नाम क्या कर रखा है? एक बंदा आया था ईरान से अटैक करने के लिए, नाम था डेरियस। क्या नाम था? हमने दारा सिंह नाम कर रखा है, हिंदी में दारा सिंह लिखते हैं उसको, जबकि दारा सिंह को खुद को नहीं पता कि उसका नाम दारा सिंह है, उसका नाम था डेरियस। क्या नाम था? हमें दारा ठीक लगा, दारा थोड़ा फील देता है, तो हमने क्या लिख लिया। आज भी गांव में कोई शक्तिशाली तगड़ा आदमी तो दारा सिंह जी बड़े तगड़े हुए, तो बाद में आज भी दारा सिंह नाम बड़ा फेमस हुआ, जबकि ओरिजिनल नाम वो क्या है? तो वैसे वैसे ओरिजिनल नाम है अलेक्जेंडर। क्या है? कभी समय मिले तो कंगना रनौत की एक मूवी है क्वीन, क्वीन जो मूवी है क्वीन देखना, तो उसमें क्या उसका ब्रेकअप होता है, सगाई टूटती है उसकी, फिर वो अकेली हनीमून के लिए जाती है, और पेरिस में उसको कुछ दोस्त मिलते हैं, 4-5 लड़के लड़कियों का ग्रुप बनता है, तो उनमें एक लड़का रूस का है, तो उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये जो रूस साइड के ये जो भी लोग हैं, इनसे ये नहीं बोले जाते, डे और टे उनसे बोले ही नहीं जाते हैं, वो डे को बोलेंगे दे, और टे को बोलेंगे, है ना। तो वो उसको पूछती तुम्हारा नाम क्या, तो वो कहता है एलेक्जेंद्र। टमाटर नहीं होता उनके लिए, टमाटर है। तय और डे जी पलटा ही नहीं खाती उनकी, वैसे ही हो जाती, तो वो कहता है एलेक्जेंद्र। तो कंगना राणा तो वापस उसको कहते एलेक्जेंडर, तो कहता नो इट्स एलेक्जेंद्र। वो कहता हाँ हाँ एलेक्जेंडर। वो बेचारा वापस कहता है नो इट्स एलेक्जेंद्र। वो कहता हाँ चल तेरा नाम सिकंदर। वो वापस कहता है क्या, तो वो कहता है ये केवल मैं ही समझ सकती हूँ और किसी की समझ में आएगा। तो अलेक्जेंडर जो था उसने भारत पर अटैक किया, भारत क्या वो पूरी दुनिया जीतने निकला था। वो मैसिडोनिया का रहने वाला था। कहां का था? यूनान, आज जिसको यूनान बोलते हैं, वहां पर एक छोटा सा देश है, उसका नाम क्या है? मैसिडोनिया। कभी पूरा वो ग्रीक एम्पायर हुआ करता, वहां से निकला। उसके दिमाग में ये था, उसको इतनी दुनिया पता थी कि मैं अफ्रीका जीतूंगा, मतलब इजिप्ट मिस्र की जो साइड है वो ये जीतूंगा, यहाँ से सेंट्रल एशिया में घुसूंगा, या अरब ईरान इराक इधर घुसूंगा, यहाँ से आगे इंडिया आ जाएगा, इंडिया से आगे रूस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? रसिया आ जाएगा, रसिया से वापस यूनान आ जाएगा। उसको एक तो चीन का नहीं पता था। किसका नहीं पता था? और तब 3 महाद्वीपों के बारे में लोग जानते थे, एशिया यूरोप और अफ्रीका। तब तक अमेरिका की खोज हुई नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी लोग जानते, तो उसको लगा दुनिया इतनी है मैं जीत लूंगा, तो दुनिया जीतने निकला और वो जीत भी गया। उधर से यूरोप से निकला, ग्रीस से निकला, अफ्रीका की तरफ आया, इधर ये इजिप्ट वाला पूरा इलाका जीता, फिर आगे ईरान इराक वाला इलाका जीता, फिर अपने अफगानिस्तान में घुसा, अफगानिस्तान जीता, फिर पाकिस्तान के अंदर घुसा, पाकिस्तान वाला कुछ इलाका जीता, बस यहीं तक आ पाया। यहां तक उसको रेजिस्टेंस नहीं मिला था। जैसे भारत की तरफ आता है, लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया सामने। वरना जब तक सिकंदर पीछे पीछे आ रहा था, तब तक यह था कि जहां सिकंदर गया सामने वालों ने सरेंडर कर दिया, तो जब मारना मत रहे तो कहीं वो ले लो वाले, हम यहाँ लड़ लिए। अफगानिस्तान में घुसने के बाद उसकी लगातार लड़ाइयां हुई, इसलिए उसकी सेना थक गई। वो व्यास नदी तक आ गया था। कहां तक आ गया था? हमने पंजाब में व्यास नदी तक। व्यास नदी तक आने के बाद एक तो सेना थक गई, एक उसको पता चला कि रेजिस्टेंस भयंकर हो रहा है, भारत के अंदर आगे तेरी पार पड़ेगी नहीं, एक उसको पता चला भारत बहुत लंबा है। उनको ये नहीं पता था इतना क्रॉस करना पड़ेगा, उनको लगा पंजाब ही पहुंचे, ये तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो इनका वेस्ट है, ईस्ट क्रॉस करेंगे। फिर उनको और पता चला कि इसके आगे चाइना आ जाएगा और वो इससे लंबा है, फिर जाके रूस पहुंचेंगे, मरमुरा जाएंगे बीच में। इसलिए उसके जो फौजी थे उन्होंने बंदूक तान दी थी उस पर, वापस चल, नहीं मरना हमें। तो सिकंदर यहां से वापस लौट गया, पर यहां तक का तो जीता उसने, यहां तक का तो जीता। अब वो तो वापस ग्रीस चला गया। अब यहां तक का जो जीता उसने, अफगानिस्तान वाला कुछ इलाका, ईरान वाला कुछ इलाका, जो भी उसने जीता, वहां पर उसने अपने कमांडर तैनात कर दिए, अपने कमांडर छोड़ दिया। अब वो कहां का था? ग्रीस का, तो कमांडर भी कौन होंगे? ग्रीस के, तो वो ग्रीक कमांडर कौन से? और सिकंदर वापस चला गया। अब यहां से मान लो आगे भारत का रास्ता शुरू हो जाता, भारत की तरफ वो आए नहीं। अच्छा, भारत में सिकंदर के जाते ही एक नया सम्राट उभर के सामने आता है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? मौर्य एम्पायर बड़ा शक्तिशाली रहा, मौर्य एम्पायर। तो जब तक मौर्य एम्पायर शक्तिशाली रहा, इनकी औकात नहीं हुई कि अंदर घुसे, पर एक दिन मौर्य कमजोर पड़े। जैसे ही मौर्य कमजोर पड़े, ये ग्रीक जो उधर बैठे थे ये आगे की तरफ आएंगे, तो वे ग्रीक जो इंडिया की तरफ आए, क्या कहलाए? उन इंडो ग्रीक में एक राजा हुआ जिसका नाम था अपोलोडोरस। कौन था? तो हमें रेड से इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त होते हैं, इंडो ग्रीक में भी जिस राजा के प्राप्त होते हैं वो कौन है? अपोलोडोरस। कौन है? अपोलोडोरस। ईरान, ईरान जो देश है, ईरान, ईरान, ईरान तो नाम सुना होगा। ईरान जो देश है, किसी टाइम ईरान को बोलते थे फारस। क्या बोलते? फारस। पर्सिया, क्या बोला करते? पर्सिया। इसलिए फारस की खाड़ी को अंग्रेजी में भी वो पर्सिया ही कहते हैं, है ना। तो वो फारस कह दो या पर्सिया कह दो या ईरान कह दो। यहां पर किसी टाइम एक डायनेस्टी हुआ करती, उस डायनेस्टी का नाम था सासानी। कौन सी डायनेस्टी थी?
आगे मध्य एशिया की तरफ, ईरान से आगे सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ेंगे, वहां पर एक जाति थी हूण। कौन सी थी? हूणों ने ईरान पर अटैक किया, ईरान में लूटमार की, और ईरान से आगे आगे भारत। कहां आगे? तो ईरान में किसको हराते हुए आए? सासानियों पे हमला करते हुए। तो सासानियों के सिक्के भी लेते आए। तो सासानियों के सिक्के इंडिया में कौन लाए? तो सासानियों के सिक्के यदि इंडिया में मिलते हैं, इसका मतलब भारत में कौन आगे? हूण आगे। कौन आगे? हूण। और वो जो सिक्के कहलाए जो इंडिया में आ गए थे सासानियों के, उन सिक्कों को हमने क्या कर दिया? क्या कर दिया? तो रेड में हमें पंचमारक कॉइन मिल रही है, मालवों की कॉइन मिल रही है, कुछ कॉइन पे मित्र लिखा हुआ है, कुछ पे सेनापति लिखा हुआ है। इंडो ग्रीक कॉइन मिल रही है जो कि कौन से राजा की है? अपोलोडोर्स। इंडो सेसेनियन मिल रही है जो कौन लेके आए थे? रेड में अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं। रेड में, इसका मतलब रेड ट्रेड सेंटर है, व्यापार होता है। व्यापारी आए होंगे बहुत सारे, उनके पास जो सिक्के रहेंगे वो देके उन्होंने व्यापार किया। अच्छा, बाद में हम आगे और पढ़ेंगे कि हाँ, रेड के अंदर खूब सारी चीजें भी हमें, लोहे की भटियान, इस प्रकार की चीजें भी हमें यहाँ से मिलती है। इसका मतलब रेड क्या रहा है किसी टाइम के अंदर? ट्रेड सेंटर। लोहे का काम बहुत अच्छा होता होगा यहाँ पे, लोग खरीदने आते होंगे, बेचने आते होंगे, इसलिए अलग अलग प्रकार के सिक्के लाते होंगे, एक्सचेंज होते होंगे यहाँ पे सिक्के, इसलिए जब मिले तब भी अलग अलग प्रकार के सिक्के मिले। भाई भारत में शक आए थे। कौन आए थे? बाहर के तीन बड़े जो कोई ट्राइबल जो भारत में है, उनमें से तीन बड़े ये हैं। कौन कौन? तीनों सेंट्रल एशिया की तरफ से आए, भारत में राज भी किया इन लोगों ने, भारत में रहे हैं, तो वापस तो नहीं गए, यही रहे हैं। क्या आप किसी आदमी को आज देख के कह सकते हो कि तेरे पे मेरे को शक है, तू तो थोड़ा शक है? कह सकते हो? या किसी को देख के आपको थोड़ा थोड़ा हूं लग रहा है, इधर से दिखा कुसाण कुसाण है पूरा फेस तो तेरा नहीं है ना, इसका मतलब हमारे में घुल मिल गए। हमारे अंदर ये किसी ना किसी जाति के अंदर समाहित हो गए, बाद में वो एग्जैक्टली अब उनकी वो जो पहचान थी वो गायब हो गई। और भारतीय संस्कृति की, इंडियन कल्चर की यही विशेषता रही कि उसने एडप्ट कर लिया। क्या कर लिया? जो कोई बाहर से आया उनको क्या कर लिया? इसलिए बच गए। तूफान आता ना, तूफान, तो बड़ा पेड़ होता ना, वो सबसे पहले गिरता है, क्योंकि वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। दूब होती है ना, दूब, वो वैसी खड़ी रहती है, हवा में लहराई इधर उधर। तूफान जाने के बाद उसने कहा, पेड़ को पूछा हाउस द दोस्त, पेड़ नीचे पड़ा था बेचारा। भारतीय संस्कृति में परिवर्तनशीलता है, वो अपने आप को ढालती है, अपने आप को। पेड़ इस बात को पहचान नहीं पाया कि इस तूफान में क्या करना है, उसके ये सिलेबस में नहीं था, मुझे खड़ा रहना आ रहा था उसको, वो बेचारा खड़ा रहा, गिरा वो। भारतीय संस्कृति के अंदर ये चीज रही, इसलिए 5000 साल से भी अधिक की संस्कृति है, 10,000 साल से भी अधिक की संस्कृति है, एक जैसी चीजों को लिए हुए। कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, वो भी बैल की पूजा कर रहे हैं, बुल, और 2026 में भी हम सेम कर रहे हैं, वही नंदी बैल। मैं कहता हूं आज भी गांव में गाय के बच्चे को, बछड़े को घर वाले डंडा नहीं मारने देते। गा माता गोमतीन टोकड़ियो गणेश, वो जो टोकड़िया है, वो जो बछड़ा है, वो किसके समान है? आज भी गांव में जो सांड होता है, सांड जो हम छोड़ देते हैं बैल को, वो जब मर जाता है गांव में उसकी मूर्ति लगाई जाती है। एकदम मेरे तो गांव में जो घर है उसके ठीक बाहर निकलते ही सांड की बहुत बड़ी मूर्ति लगा रखी है। गांव वहां चौक है, चौक में गांव वालों ने मूर्ति लगाई। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन आज के लगभग कोई 4600-4700 साल पहले चली जाती है। पीपल की पूजा कर रहे थे, किसी कर रहे थे? आज भी हर वैसाख के महीने में गांव में मम्मी सुबह जल्दी उठ के पीपल में पानी डालती है, पीपल सिंचा। हमारी सभ्यता वैसी वैसी बनी रही, वरना दुनिया में जहां पर नई संस्कृति आई वो पुरानी वाली को खा गई। पुरानी वाली वहां पर बाद में दिखी, हमारे उल्टा है, हमारे नई आई, वो कहां गई उसको खुद को ही नहीं पता, हम खा गए उसको। हमने अपने अंदर ही मिला लिया, उसको बाहर जाने, उनकी कुछ बातें हमने ले ली होगी, हमारी कुछ बातें उनको देती हो। बैठो यहीं पे, मत लेटेस्ट कहता हूं, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं। ये पारसी गुजरात के अंदर बैठे ईरान से आए थे सारे सारे के सारे, ईरान का नाम पर्सिया है, पर्सिया के लोग पारसी, सारे के सारे यहां से आए। इस्लाम आया, उधर मुसलमान राजा आए, मुसलमान राजा तो उन्होंने कहा भाई चेंज करो रे तुम, तो कई लोग चेंज हो गए, कई लोग मार दिए गए, कुछ भागे वहां से, भाग के गुजरात आ गए अपने। गुजरात आने के बाद गुजरात के राजा को मैसेज किया उन्होंने, पानी पानी में, उधर से सीधा पानी में उतरोगे गुजरात की तरफ आओगे। इधर गुजरात के राजा को कहा हमें गुजरात में रहने की परमिशन दे। कहते हैं गुजरात के राजा ने उनको एक दूध से भरा हुआ गिलास भेजा, जगह फुल है, जैसे गिलास में और दूध नहीं आ सकता, वैसे तुम भी अब गुजरात में। वो जो पारसियों का सरदार था, जो उनका कमांडर था, वो इंटेलिजेंट था, उसने उस दूध वाले गिलास के अंदर चीनी डाल के वापस भेजी कि दूध तो नहीं आ सकता, चीनी तो आ सकती है।
तो हम चीनी है। हम आ जाएंगे इसके अंदर गुजरात में और तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे चीनी दूध को मीठा कर देती है, हम तुम्हारे समाज को अच्छा ही बनाएंगे। राजा को आइडिया बड़ा पसंद आया, उसने कहा कम आ जाओ, तुम भी रहो इधर। पारसी यहां आके रहने लगे। रतन टाटा पारसी, जॉन अब्राहम पारसी। भारत में पता नहीं कितने कितने पारसियों का कितना कितना योगदान है, हमारे जैसे ही हो गए। हाँ, होमी बाबा खूब सारे। हमने पारसियों को कहा उल्टा कि लो तुम्हारी जाति बताओ क्या है, क्योंकि हमारे साथ दिक्कत है, बिना जाति बताए हमारी पार पड़ती। जाति ऐसी है कि जो कभी जाति नहीं है, मरने के बाद भी जिंदा रहती है। हमारी तो जाति फलानी जात का आदमी मरा है, हम तो उस टाइप के लोग हैं। तो हमने उनको कहा जाति बताओ, उनका हमारी तो होती नहीं है। हमने कहा ना ना, भारत में तो बतानी पड़ती। भारत में रहना तो पहले जाति बनाओ खुद की। इसलिए पारसियों ने जातियां बनाई। पारसियों की जातियां मिस्त्री, इंजीनियर, बैंकर, दारू वाला, टायर वाला, बाटली वाला, फर्नीचर वाला, जो जैसा काम करता था बेचारे ने वैसी जाति बनाई। पर नाम के पीछे लगाए, बाटली वाला, दारू वाला, फर्नीचर वाला, इंजीनियर, खूब सारे नाम मिलेंगे ऐसे। गुजरात महाराष्ट्र में लोगों के सरने में टाटा, किसी नाम की वजह से उन्होंने लगाया होगा, कोई टाटा टाटा हो गया। आज हम लगता है टाटा जाति। टाटा कौन सी जाति है? आपने आसपास में कहां देखा कि उनका ब्याह टाटा में हुआ है? पर टाटा है ना भारत के अंदर। वैसे खूब सारी चीजें मिलेगी आपको। तो भारत ने बाहर से आने वाली चीजों को ग्रहण किया है। ग्रहणशीलता का सिद्धांत रहा भारतीय संस्कृति में, इसीलिए बच गए। इसलिए जब सारे जहां से अच्छा गाते हो तो उसमें एक लाइन है, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान मतलब ग्रीक सिविलाइजेशन, मिस्र मतलब इजिप्ट सिविलाइजेशन, यूनान मतलब सॉरी रोमा मतलब रोमन सिविलाइजेशन। दुनिया की बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन थी, नामो निशान नहीं है। कहां चले गए वो? मिस्र के पिरामिड बनाने वाले लोग कहां गए? उनके बारे में कोई जानकारी? हम वैसे वैसे पढ़े हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। हमारे शक आयन, हूण आयन, कुषाण आयन, इंडो ग्रीक आयन, इंडो सैसेनियन आयन, पहलव आयन, पता नहीं कौन कौन से, पुर्तगाली आयन, अंग्रेज आयन, फ्रेंच आयन, मुसलमान आयन। मुसलमानों में भी अलग अलग भांत के अलग अलग कबीले आयन। थोड़े दिनों बाद हमारे जैसे हुए, उन्होंने अपने वाली चीजें ले लवा ली, अपने पे ज्यादा कोई प्रभाव पड़ा। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने कहा कि भगवान एक है, उसके अलावा और किसी की भी पूजा करनी, एक भगवान के लिए उनकी पूजा करनी है। फिर आए वो भारत। भारत में आके देखा गया तो भगवान एक है ही नहीं भाई साहब, यहाँ तो बाटा बाटा बोमियो है। संतों की पूजा भी, पीर बाबाओं की दरगाह है जगह जगह, और सारे के सारे मुसलमान पीर बाबाओं की दरगाहों को मानते हैं, हिंदू भी उन पीर बाबाओं की दरगाहों को मानते हैं। लेकिन इस्लाम का मूल सिद्धांत कहता है कि ना, ये तो हो ही नहीं सकता, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा किसी की पूजा हो ही नहीं सकती। अपने यहाँ पीर बाबाओं की पूजा है। जब तक भारत नहीं आया तब तक ये माना गया म्यूजिक हराम है, संगीत नहीं हो सकता, गाना बजाना बंद करो। रहा है कोई गाना बजाना नहीं होगा। भारत में जितने कोई कट्टर राजा उन सब ने म्यूजिक पर रोक लगाई। औरंगजेब ने सबसे पहले संगीतकारों को दरबार से बाहर निकाला। जब इस्लाम कहता है म्यूजिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। फिर भारत आए वो। फिर दरगाहों के अंदर अभी भी आप जाइए, मौला मेरे बर्दे झोली मेरी है, मोहम्मद जाए ना तेरे दर से कोई खाली, जगह जगह गीत है। बिना गीत के कुछ है ही नहीं। बॉलीवुड के सारे सॉन्ग सुन लोगे, कहीं ना कुछ वर्ड्स है अपने। तो म्यूजिक पूरा का पूरा हुआ। तो भारतीय संस्कृति ने अपने अनुसार ढाला। तो शक, हूण, कुषाण, ये सब जातियां थी उस टाइम की जो बाहर रहती थी। भारत में तो हर हर महादेव का नारा हूणों का है। आज भी अपने को जोश आता था, हर हर महादेव। ये हूण लाए थे। हूण जब कहीं पर अटैक करने के लिए जाते तब जोर से बोलते थे हर हर महादेव। उसके बाद में ये था पॉपुलर हुआ कि अपने भी अब बिना अटैक ही बोलते हैं। अच्छा, अब बड़ा अचंबा ये भी लगता है कि सर हूण हर हर महादेव क्यों बोलते, क्या वो शिव जी के भक्त हैं? हाँ, पर जब हम ये कहते हैं कि भारत में शिव जी की पूजा होती है, तो भारत कौन सा? आप किसको भारत मानते हो? आप कहते हो सर पाकिस्तान से पहले पहले वाला भारत, ये तो 1947 के बाद बना है। 1947 से पहले तो अफगानिस्तान तक भारत था, पाकिस्तान तक भारत था, अफगानिस्तान की जहां से बाउंड्री शुरू होती है। और उससे थोड़ा पहले और जाएंगे तो अफगानिस्तान तक ही भारत था। उससे थोड़ा और पहले जाएंगे तो ईरान तक भी भारत था। ये तो पूरा आर्यावृत था, जो आर्यों द्वारा आवर्त है। आर्य जहां पर छाए हुए हैं वो सारा आर्यवृत था। तो चीजें तो वो की वो पूजा हो रही थी। उधर वाले धीरे धीरे खत्म हो गए, जैसे जैसे नई कल्चर आई। हम बैठे हैं, उधर वाले इधर भी आ गए, तो यहाँ आके खो गए, उनकी खुद की अब कोई अलग से पहचान। हमने अपने अंदर उंदरी मिला मुलू के मामला सेटल कर लिया। इवन हूणों का तो हम पढ़ेंगे। हूणों ने तो अपने राजाओं में रिश्तेदारियां की है, अपनी खूब सारी रानियां हूण हुई, और बाकायदा उन्होंने सिक्कों पे लिखवाया मैं हूण हूं। मंदिर बनवाए उन्होंने, खूब सारे यहाँ पर अलग अलग कार्य करवाए हूणों ने। अलग अलग राजाओं की रानियां रही है हूण, हूणों के सिक्के मिले हैं, हूणों के अभिलेख मिले हैं। तो हूणों का तो बड़ा योगदान रहा था बाद के अंदर। आजादी के आसपास की बात है। भरतपुर राजा साहब एक दिन शिकार खेलने के लिए गए। भरतपुर राजा साहब के घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़ों के दौड़ने से वो जो टापे लगी, घोड़ों के पैर इधर उधर पड़े, जमीन थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। थोड़ी देर बाद में वहां कुछ बच्चे खेलने गए, कुछ भेड़ बकरियां चराने वाले बच्चे गए, उनको जमीन के अंदर एक बर्तन सा दिखाई दिया।
बर्तन निकाला, 1821 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? गुप्तों के। किसके? भारत में गुप्तों के सबसे अधिक सिक्के यदि कहीं पर मिले हैं तो वो जगह कौन सी है? एग्जैक्टली तो गांव का नाम नगलाचेल है, तो नगलाचेल बहुत छोटी जगह है, तो जो बड़ी जगह उसका नाम क्या है? तो होता क्या था कि जब अब सिक्के मिले तो बाद में भेजे जाएंगे कि भाई म्यूजियम में संभाल के रखो, तो जो म्यूजियम में एंट्री करता है उसने लिख दिया भाई बयाना से आए सिक्के। कहां से आए? इतनी छोटी जगह का नाम नहीं पता, तो उसने कहा सिक्के कहां से आए? बयाना। तो इसलिए सब किताबें अपने लिखती है कि सिक्के बयाना के हैं। कहां के? तो एग्जैक्टली उस गांव का नाम क्या है? अपने दोनों ध्यान रखना, वो नगलाचेल भी पूछ सकता है या बयाना पूछ सकता है। गुप्तों के कितने सिक्के? 1800। गुप्तों के बाद में एक बड़ी डायनेस्टी अपने यहां पर आई थी, वो थे प्रतिहार। कौन थे? प्रतिहारों में एक राजा हुए बहुत बड़े, जिनका नाम था मिहिर भोज। इन सब सिक्कों पे मिहिर भोज का एक टाइटल लिखा हुआ, इसका टाइटल था आदिवराह। आदि का मतलब होता है पहला, मैंने बताया था अभी एक दिन पहले। आदि का मतलब क्या होता है? वराह का मतलब भगवान विष्णु। वराह का मतलब भगवान, हम कहते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार होने, 9 अवतार हो गए, उनमें से एक वह अवतार भगवान विष्णु का जो पृथ्वी को तब बचाने के लिए आया जब पृथ्वी जल में डूबने वाली थी। पृथ्वी, हमारी एक ऐसी कहानी है कि एक बार जल प्रलय होने वाली थी। क्या होने वाली थी? पूरी पृथ्वी जो थी वो जल में डूबने वाली थी, समस्त ब्रह्मांड जल में डूबने वाला था। तब भगवान विष्णु वराह का रूप धारण करते हैं। किसका रूप? वराह कहते हैं सुअर को। वराह किसको कहते हैं? भगवान विष्णु वराह का रूप धारण करते हैं, पृथ्वी को अपनी हथेली पर उठा लेते हैं, पृथ्वी को बचा लेते हैं। वो भगवान विष्णु का जो रूप है वो क्या कहलाता है? वराह। क्या कहलाता है? वराह। क्या कहलाता है? आदि का मतलब पहला। आदि का मतलब मिहिर भोज ने अपना टाइटल धारण किया आदि वराह। क्या किया? इसका मतलब भगवान विष्णु का पहला भक्त। भगवान विष्णु का, कुल मिलाकर कहना चाहता है कि जब भी भगवान विष्णु के भक्तों की लाइन शुरू होगी, लाइन वहीं से शुरू होगी जहां हम खड़े होंगे, मेरे से लाइन शुरू होगी। तो इन सिक्कों को बोलते हैं आदिवराह प्रकार के सिक्के। क्या कहते हैं? इससे यह तो पता चला ना कि प्रतिहार भगवान विष्णु को मानते थे। प्रतिहार भगवान, प्रतिहारों ने बाद में जब इधर से अटैक हुए थे, तुर्कों के अटैक होने शुरू हुए थे, प्रतिहार खूब लड़े थे, तो प्रतिहारों ने पृथ्वी की रक्षा की। प्रतिहारों ने पृथ्वी की, उसी प्रकार जैसे भगवान विष्णु ने, उसी प्रकार जैसे भगवान विष्णु के कौन से अवतार ने? वराह ने। वराह ने भी किसकी रक्षा की? पृथ्वी की। प्रतिहारों ने भी किसकी रक्षा की? उनका हम आदि वराह है। हम भी उसी प्रकार रक्षा कर रहे हैं वैसा भी इस पृथ्वी की। पहले बड़ी बात लिखो, 10वीं शताब्दी में और 11वीं शताब्दी हमें राजस्थान में जो सिक्के मिलते हैं, उन सिक्कों पे राजाओं के चेहरे बने हुए हैं, नाम वाम नहीं लिखे हुए, राजाओं के चेहरे बने हुए, पर चेहरे समझ नहीं आ रहे कैसे हैं। वो तो बुरे से भोंडे सिक्के बनाए उन्होंने, ज्यादा अच्छे सिक्के नहीं है। वो जो शक्ल बनाई है व्यक्ति की, वो धीरे धीरे तो ऐसा लगता है जैसे किसी गधे का मुंह बना दिया गया। इसलिए उन सिक्कों का हमने नाम दिया गधिया सिक्के। क्या नाम दिया? आरपीसी का सवाल है, 10वीं 11वीं शताब्दी में राजस्थान में जो सिक्के चलते थे उनको क्या कहा गया? क्योंकि शक्ल गधे जैसी बना दी गई, उनसे ढंग की शक्ल बनी। इसका मतलब कारीगरी के अंदर कमी आई है। वो जो आर्टिशियंस किसी टाइम में रहे होंगे जो बहुत सुंदर सिक्के बनाते थे, अब वैसे आर्टिशियंस कमी आती है चीजों में। हम कहते हैं आज के 1000 साल पहले हमारे जो भी कारीगर रहे होंगे उन्होंने किले बनाए, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर 500 साल पहले बनाया, मेहरानगढ़ 500 साल पहले बनाया, जूनागढ़ पता नहीं कब बनाया, अजमेर पता नहीं कब बनाया, रणथंभौर, और खड़े हैं। आज भी हम घर बनाते हैं। फिर अब आजकल हम घर बनाते हैं, अगले ही साल पहली बारिश के अंदर उसमें सीलन आती है और हम पूछते हैं मिस्त्री से ये क्यों आ गई? तो बाथरूम है आपके पास इसलिए आ गई। तो पहले वाले नहाते नहीं थे क्या? यूं थोड़ी घूमते थे। पर उस कारीगरी में कहीं ना कहीं तो कमी। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले अपने से 5000 साल पहले हो गए, आज से 2000 चल रहा है, 2600 बीसी के आसपास होते, तो 2600 वो और 2000 ये 4600 तो हो गए, 4600 के आसपास थे। और सबने नालियां जो पक्की ईंटों की बना रखी ऊपर से ढक रखी है। आज तो नहीं बन रही। नई सी नई कॉलोनी जब कटती है, गेटेड कॉलोनी, सुरक्षा का पूरा ध्यान, नालियां उसमें भी खुली है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन चीजों के अंदर कमी तो आई, सिक्कों के अंदर भी देखने को मिली वो। सुनो, देखो बात सुनो, थोड़ी समझना ना, ताकि याद रहेगा हमेशा के लिए। भगवान श्री राम के छोटे पुत्र थे, उनका नाम था कुश। क्या नाम था? कुश के वंशज कुश के जो वंशज वे कहलाए कुशवाहा। क्या कहलाए? अयोध्या में भगवान श्री राम का राज था। कुशवाहों की एक ब्रांच वहां से निकलकर चली गई रोहतास। कहां चली गई? बिहार। कहां चली गई? बिहार। रोहतास वाली ब्रांच में से एक ब्रांच निकली, वो आ गई नरवर। कहां पे आ गई? मध्य प्रदेश। कहां पे आ गई? मध्य। नरवर से एक ब्रांच निकली, वो आ गई जयपुर। तब जयपुर था नहीं, आमेर बोलते थे, आमेर था, तो कहां पे आ गई? आमेर। ब्रांच तो वही, कुशवाहा आए। कौन आए?
अपने वालों से कुशवाहा बोला नहीं गया, इसलिए अपने कहा कछवाहा। क्या कहा? बाकी उनको कछवाहा कह दीजिए या कुशवाहा कह दीजिए, भगवान राम के वंशज है। कहां के वंशज है? भगवान राम कहां के राजा थे? अयोध्या। अयोध्या का जो झंडा हुआ करता था सफेद रंग का झंडा था। कैसा झंडा था? और उस सफेद रंग के झंडे में जो अयोध्या का झंडा था, एक झाड़ी बनी होती थी। क्या बनी होती? झाड़ी। झाड़ी समझते हो? उस झाड़ी में 6 टहनियां थी। कितनी टहनियां थी? 6 टहनियों की एक झाड़ी बनी होती। भगवान श्री राम का झंडा था। भगवान श्री राम के बेटे कुश और कुश के वंशज कुशवाहा उसी झंडे को लेके घूमते रहे। तो जयपुर वालों ने जब अपने सिक्के भी चलाए तो उनपे झाड़ी बनाई। झाड़ी वाले सिक्के क्या हुए? पहले बड़ी बात। और वो इतना पॉपुलर हुआ बाद में, झाड़शाही जो नाम था वो केवल सिक्कों के साथ नहीं सब चीज के साथ जुड़ गया। अब कोई आपको पूछे कि झाड़शाही सिक्के कहां चलते थे? आमिर। कोई पूछे झाड़शाही टर्बन, झाड़शाही पगड़ियां कहां होती थी? आमिर। कोई पूछे झाड़शाही जूतियां कहां पहनी जाती थी? आमिर। कोई पूछे झाड़शाही तलवार कहां की थी? आमिर। जहां भी झाड़शाही आई इसका मतलब आंसर क्या है? 2022 में राजस्थान दिवस का कार्यक्रम था। मैं दूरदर्शन वालों की तरफ से बुलाया हुआ था एज ए गेस्ट स्पीकर बोलने के लिए। 2 लोग बुला रखे उन्होंने, एक मुझे हिस्ट्री पर बोलने के लिए, एक गुलाबो जी। कालबेलिया डांस देखा है? कालियो कूद पड़ियो मेले में। तो जो गुलाबो जी जिनको पद्मश्री मिला हुआ है, गुलाबो जी को बुलाया हुआ था कल्चर पे बोलने के लिए। मैं बोलूंगा हिस्ट्री पर, गुलाबो जी बोलेंगे कल्चर पे। एक दूरदर्शन के जो एंकर होते हैं वो होंगे। तो आज रिकॉर्डिंग करेंगे, कल इसको हम लाइव करेंगे, वैसा कुछ था उनका। तो जब वो सेटअप अपना तैयार कर रहे थे, स्टेज बना रहे थे, तो हम बैठे थे, दूरदर्शन के अधिकारी बैठे थे, एंकर महोदय बैठे थे। तो उन्होंने हमसे यूं नॉर्मल जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने पूछा कि अभी जब हम कार्यक्रम करेंगे तो कौन सी भाषा के अंदर आप ठीक महसूस करेंगे, कौन सी भाषा में आपसे सवाल पूछे जाए। तो मेरा उनको ये था कि भाई वैसे तो हम किसी भी भाषा में कर सकते हैं बातचीत, तो पर चूंकि हम राजस्थान दिवस की बातचीत कर रहे हैं, वो यदि राजस्थानी में करें तो ज्यादा ठीक हो। हम एक मैसेज दे पाएंगे कि हमारी स्टेट की एक भाषा है, जब हमारी स्टेट को सेलिब्रेट किया जा रहा है तो हम उसी भाषा के अंदर बातचीत कर रहे हैं। और मैं राजस्थानी बोलने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करूंगा बनिस्बत हिंदी और इंग्लिश के, कि वो मुझे आती है पर उतनी नहीं आती जितनी मुझे राजस्थानी आती है, क्योंकि वो मेरी मदर टंग है। एंकर मोदन का वेरी गुड, शाबाश। मैं तो खुद भी यही चाहता था कि सर यदि आप इसमें बात कर लें तो मैं तो खुद ही इसमें बात करना चाहूंगा। तो उन्होंने गुलाबो जी से पूछा कि भाई राजवीर जी तो कह रहे हैं कि राजस्थानी में बात करूंगा, आपका इस पर क्या कहना है, आपको कौन सी भाषा में सवाल पूछे जाए। तो गुलाबो जी का बड़ा ब्लंट रिप्लाई था कि मैं तो झाड़सा ही बोलूंगी। मैं तो उस दिन मुझे पता चला, अच्छा बोली को भी झाड़सा ही कहते हैं। अब तक मैं सिक्कों, तलवारों और जूतियों में ही उलझा हुआ था। मतलब यहाँ की बोली भी कौन सी है? तो आज के बाद कोई पूछे कि झाड़साई बोली कहाँ बोली जाती है? आमेर, जयपुर, मतलब ये जो इलाका है इसी को। आगे बात समझ में? तो झाड़साई वाला समझ में आएगा। तो झाड़साई सिक्के कहां पर?